नमस्ते। पिछले कुछ वर्षों में एज अ डॉक्टर मैंने एडिनोमायोसिस के मामले बहुत बढ़ते हुए देखे हैं। 10 साल पहले तक एडिनोमायोसिस इतना कॉमन नहीं था, या यूँ कहिए कि इतना ज़्यादा डायग्नोस नहीं होता था। पर पिछले कुछ वर्षों में एडिनोमायोसिस यानी कि यूट्रस के अंदर जो सूजन रहती है, बल्कि यूट्रस होना, इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं 4 प्रमुख चीज़ों के बारे में आपसे चर्चा करूँगी। एडिनोमायोसिस क्यों हो जाता है, इसके लक्षण क्या हैं, इसका फर्टिलिटी पर क्या असर होता है, और यदि किसी महिला को एडिनोमायोसिस है और वो कंसीव करना चाहती है तो उसे क्या प्रिकॉशंस, क्या ट्रीटमेंट, किस तरह की सर्जरी उसके पास ऑप्शन है। हम सब जानते हैं कि यूट्रस की 2 परत होती है। एक होती है मसल लेयर यानी कि मायोमेट्रियम, दूसरी परत होती है इनर लेयर यानी कि एंडोमेट्रियम। इन दोनों लेयर्स में आपस में जब ये उलझ जाती हैं तब एडिनोमायोसिस की समस्या आती है। एडिनोमायोसिस में यूट्रस की अंदरूनी परत एंडोमेट्रियम के छोटे छोटे आइलैंड्स यूट्रस की मसल लेयर में बढ़ने लग जाते हैं। इन छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक डिपॉजिट से ब्लीडिंग होती है और इससे इरिटेशन के कारण यूट्रस की जो मसल लेयर है वो बहुत बढ़ जाती है। इस कारण से पेशेंट को जो लक्षण होते हैं वो मुख्यतः 2 होते हैं। पहला होता है ज़्यादा ब्लीडिंग होना, क्योंकि जाहिर सी बात है जब यूट्रस का साइज़ बड़ा हो जाएगा तो ब्लीडिंग की जो सतह है वो भी बड़ी हो जाएगी और पेशेंट को मेनोरेजिया यानी कि हैवी ब्लीडिंग होगी। दूसरा इसका बहुत बड़ा लक्षण होता है दर्द। माहवारी के दौरान जो एंडोमेट्रियम की ब्लीडिंग होती है वो तो बाहर निकल जाती है, पर मसल लेयर में जो एंडोमेट्रियम के इम्प्लांट्स थोड़ा थोड़ा ब्लीड कर रहे हैं उससे यूट्रस की वॉल में एक तरह से सूजन आ जाती है और पेट में भारीपन, बिल्कुल डिलीवरी के जैसे दर्द होते हैं वैसा दर्द होना, और ये दर्द पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा होना, ये इसका एक बहुत बड़ा लक्षण है। आमतौर पे पहले एडिनोमायोसिस उन महिलाओं में दिखाई पड़ता था जिनके फैमिली कंप्लीट है, जो 40s में है, 50s में है। आजकल ये यंग वुमेन में भी देखा जाने लगा है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि एडिनोमायोसिस एक तरह का एंडोमेट्रियोसिस ही है, और चूंकि एंडोमेट्रियोसिस के मामले बढ़ रहे हैं इसीलिए एडिनोमायोसिस भी आजकल यंग पॉपुलेशन में हमें बहुत देखने को मिल रहा है। चूंकि लोग प्रेगनेंसी पोस्टपोन करते हैं, लेट 30s में प्रेगनेंसी के लिए प्लान करते हैं, तब तक यूट्रस में भी एडिनोमायोसिस कई बार आ जाता है और इसका फर्टिलिटी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हम जानते हैं कि फर्टिलिटी के लिए एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन एक क्रिटिकल स्टेप है। एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन जो है वो एंडोमेट्रियम में होता है, यानी यूट्रस की अंदरूनी परत में होता है, परंतु एंडोमेट्रियम के ठीक नीचे एक लेयर होती है जिसे EMZ कहते हैं। इसको कहते हैं एंडोमायोमेट्रियल जंक्शन। एंडोमायोमेट्रियल जंक्शन एडिनोमायोसिस के पेशेंट्स में मोटा हो जाता है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शंस यानी संकुचन होता है। इस कारण से एम्ब्रियो, चाहे वो शरीर में बना हो या IVF के द्वारा बाहर बना हो, एडिनोमायोसिस के पेशेंट में भली भांति इम्प्लांट नहीं हो पाता। इसीलिए एडिनोमायोसिस एक इनफर्टिलिटी का कारण तो है ही, साथ ही IVF का सक्सेस भी एडिनोमायोसिस में कम हो जाता है, और उसका कारण और कुछ नहीं, यही एंडोमायोमेट्रियल जंक्शन, इसकी थिकनेस बढ़ जाना और इसमें एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस आना, ये है। अब लास्ट जो हमारा विषय है वो ये है कि यदि किसी को एडिनोमायोसिस है और वो कंसीव करना चाहते हैं तो वो ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं, किस तरह से इस प्रॉब्लम को हम ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि एडिनोमायोसिस आमतौर पे एक डिफ्यूज फिनोमिना होता है, यानी यूट्रस में ये हमेशा एक जगह लोकलाइज नहीं होता। अधिकतर केसेस में एक पूरी वॉल इन्वॉल्व रहती है, कभी कभी तो पूरे यूट्रस में ही ये इन्वॉल्व करता है। सर्जरी आमतौर पे एडिनोमायोसिस में कभी भी फर्स्ट चॉइस नहीं होती। आमतौर पे हम इसे मेडिसिन से सप्रेस करते हैं। जो कॉमन मेडिसिन एडिनोमायोसिस में दिए जाते हैं वो होते हैं डायनोजेस्ट या फिर ल्यूप्राइड डिपो। कभी कभी ऐसे केसेस में ये इंजेक्शंस देने के बाद में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है जिससे एडिनोमायोसिस को हम ओवरकम कर सकें। कुछ केसेस में जब एडिनोमायोसिस बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट दिए बिना ही IVF किया जाता है, परंतु ध्यान रखिए कि एडिनोमायोसिस के केसेस में इम्प्लांटेशन रेट लगभग 5 से 10% कम हमें मिलता है। बहुत रेयर केसेस में एडिनोमायोसिस की सर्जरी की जाती है। एडिनोमायोसिस की सर्जरी एक बहुत ही डेवलपिंग फील्ड है, पिछले 5 से 10 सालों में ही इसका प्रचलन हुआ है। इसके पहले एडिनोमायोसिस की सर्जरी केवल यूट्रस का रिमूवल हुआ करती थी। आजकल जो सर्जरी प्रचलन में है उसे एडिनोमायोमेक्टमी कहते हैं। एडिनोमायोमेक्टमी का अर्थ होता है कि यूट्रस में जो एडिनोमायोमेटस टिश्यू है उसको हम निकाल दें, यूट्रस को वापस से स्टिच कर दें और उसके 3 से 6 महीने बाद पेशेंट प्रेगनेंसी ले।
परंतु ध्यान रखिए कि एडिनोमायोमेक्टमी एक डेवलपिंग सर्जरी है, इसके ऊपर अभी हमारे पास लिमिटेड डेटा है। तो एडिनोमायोमेक्टमी का डिसीजन जो है ये सर्जन बहुत ध्यान से पेशेंट की फर्टिलिटी की स्थिति, कितना एडिनोमायोसिस है, एज, साथ में एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है, ये सारे फैक्टर्स को लेके डिसाइड करता है। यदि आपको एडिनोमायोसिस है तो निराश मत होइए। लेट 30s में लगभग 30% केसेस में अगर अच्छी अल्ट्रासाउंड मशीन है तो उसमें कुछ मात्रा में एडिनोमायोसिस पाया जाएगा। ये सिग्निफिकेंट तभी है जब ये जनरलाइज्ड है, यूट्रस का साइज़ बहुत बड़ा है और साथ साथ में एंडोमेट्रियोसिस भी है। तो यानी कि एडिनोमायोसिस ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही इनफर्टिलिटी कॉज करे। कई केसेस में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, कई केसेस में इंजेक्शन या टैबलेट से इसे डिज़ोल्व करके फिर IVF किया जाता है। बहुत ही सिलेक्टेड केसेस में सर्जरी यानी कि एडिनोमायोमेक्टमी का रोल है, पर वो बहुत केयरफुल कंसिडरेशन के बाद डॉक्टर करेंगे। और इम्प्लांटेशन रेट एडिनोमायोसिस में डेफिनेटली नॉर्मल यूट्रस के कंपैरिजन में थोड़े कम मिलते हैं, परंतु ज़ीरो नहीं है। यदि कंसीव हो जाता है, एडिनोमायोसिस अपने आप ही कम हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान पीरियड्स बंद हो जाते हैं, जो एबनॉर्मल एंडोमेट्रियल इम्प्लांट्स हैं वो धीरे धीरे डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो एक तरीके से मैं कहूँ तो प्रेगनेंसी ही एडिनोमायोसिस का एक तरह से क्योर है। यदि आपको एडिनोमायोसिस है या आप किसी को जानते हैं जो इस समस्या से जूझ रहा है, उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। आपके केस के विषय में यदि आप चर्चा करना चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन काउंसलिंग भी ले सकते हैं। उसके डिटेल्स मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूंगी। धन्यवाद।